नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कुंभ में कर्फ्यू। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। हरिद्वार कुंभ में आखिरकार कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, लेकिन यह ऐलान उस वक्त किया गया जब कुंभ के समापन में महज कुछ ही दिन बचे हैं। अगर ये फैसला पहले ले लिया जाता, कुंभ में आने जाने वालों पर सख्ती होती, कोरोना नियमों का पालन कराया जाता, तो शायद कुंभ की स्थिति ऐसी नहीं होती। हजारों साधु संत श्रद्धालु कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यहां तक कि कोरोना से एक महामंडलेश्वर की मौत भी हो गई है। फिर भी कुंभ में कोरोना को रोकने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। हां, अब जाकर कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन बहुत देर से। इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत। इससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। संपन्न हुआ अंतिम शाही स्नान, कुंभ में कर्फ्यू का ऐलान। अगर पहले हो जाता फैसला तो नहीं बिगड़ता कुंभ का मामला। देर से ही सही, लेकिन हरिद्वार कुंभ में जिस पाबंदी की जरूरत थी उसे लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। कुंभ में मंगलवार को अंतिम शाही स्नान संपन्न होने के बाद बुधवार यानी 28 अप्रैल से 3 मई तक कुंभ में कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि ये फैसला अगर पहले ले लिया जाता तो कुंभ की स्थिति खराब नहीं होती और कुंभ में कोरोना का कोहराम नहीं मचता। कुंभ में शाही स्नान और दूसरे कार्यक्रमों के बीच कोरोना नियमों को बार बार ताक पर रखा गया, जिसके चलते हजारों साधु संत कोरोना संक्रमित हुए। कुंभ के समापन में अब ज्यादा वक्त नहीं है, फिर भी प्रशासन का कुंभ में कर्फ्यू लगाने का फैसला बिल्कुल ठीक है, भले ही देर से ही क्यों ना हो। चलिए आपको बताते हैं कुंभ में कर्फ्यू के दौरान क्या क्या होगा। 3 मई तक कुंभ में कर्फ्यू। हरिद्वार में केवल जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही की इजाजत। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों रुड़की, लक्सर और भगवानपुर में कर्फ्यू। कुंभ में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम मोदी ने 18 अप्रैल को अखाड़ों से अपील की थी कि कुंभ को केवल प्रतीकात्मक समझा जाए। पीएम मोदी की अपील के कुछ घंटों बाद जूना अखाड़ा के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कुंभ के समापन की बात कही थी और कई अखाड़ों से भी इसके पालन के लिए निवेदन किया था। इसके बाद कई अखाड़ों ने कुंभ के समापन का ऐलान किया था, तो वहीं कुछ ने 27 अप्रैल के शाही स्नान के बाद ही मेले के समापन की बात कही थी। कुंभ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते गए, लेकिन आस्था के सामने फैसला लेने में बहुत देरी हुई। 10 से 15 अप्रैल के बीच कुंभ में 2000 से ज्यादा श्रद्धालु कोरोना संक्रमित हुए। कई अखाड़ों के साधु संत कोरोना संक्रमित हुए। जूना, निरंजनी और आह्वान अखाड़े के कई साधु संत कोरोना पॉजिटिव हुए। सन्यासी अखाड़ों और बैरागी शिविरों में भी कई संत कोरोना संक्रमित मिले। मध्य प्रदेश से आए निर्वाड़ी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देवदास की कोरोना से मौत। अब धीरे धीरे कुंभ से साधु संतों और श्रद्धालुओं की वापसी हो रही है। देश भर में कोरोना के प्रचंड प्रकोप के बीच दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने कुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड की RT-PCR जांच और होम आइसोलेशन अनिवार्य किया है। अब आखिरी वक्त में कुंभ में कर्फ्यू तो लगा दिया गया है, लेकिन ये काम पहले होता तो ज्यादा बेहतर था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है। उमा सिसोदिया, जो कि आप प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह हैं, जो कि कांग्रेस की नेता है। सबसे पहले उमा जी, मैं आपके पास आऊंगी। उमा जी, सवाल इस बात का है, क्या इस पर पाबंदी पहले नहीं लग जानी चाहिए थी? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर मैं कहूँ कि अगर अभी भी पाबंदी लगी है तो ठीक है, उन्होंने अभी पाबंदी लगाई, लेकिन ये पाबंदी कुंभ शुरू होने के भी बहुत पहले लग जानी चाहिए थी। क्या हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि कुंभ में करोड़ों लोगों की आवाजाही होती है? सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से, मतलब मैं क्या समझती हूँ, परमिशन कैसे थी इतनी बड़ी वहाँ पे गैदरिंग होने की? जिस तरह की लापरवाही हरिद्वार के कुंभ में इस बार बढ़ती गई है,
उसी का सबसे प्रमुख कारण है कि आज हरिद्वार में और उत्तराखंड में कोरोना जो है वो कहर बरपा रहा है। पूरे देश से विभिन्न भागों से लोग कुंभ में आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, और सरकार चाहे कितने भी दावे करे कि हम लोग कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट देखेंगे और हम लोग मास्क का पालन करवाएंगे, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, किंतु ये सभी लोग जानते हैं कि हजारों करोड़ों लाखों लोगों की भीड़ के सामने सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो जाती है। और ऐसा ही इस कुंभ में हुआ। जब कोरोना के केसेस बेतहाशा बढ़ने लगे तब सरकार को होश आता है कि कुंभ को प्रतीकात्मक किया जाए। लेकिन क्या विपक्ष को होश आया, कभी सरकार को इस चीज से अवगत कराया? उमा जी देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको कुंभ को प्रतीकात्मक कराना चाहिए, कुंभ नहीं मतलब कुंभ को शॉर्ट करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है बीजेपी को, ये होते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी है। एकदम से हमें हिंदू विरोधी करार दे दिया जाता है उनके सोशल मीडिया के द्वारा और उनके गोदी मीडिया के द्वारा। इतनी प्रॉब्लमेटिक इस समय हिंदुस्तान में बीजेपी की वजह से ये सरकार है। कोई देश के बारे में बोलेगा, सही बात बोलेगा, उसको उसी समय किसी न किसी धर्म विशेष के साथ उस पार्टी को जोड़ दिया जाता है। और इस बात से प्रतिमा जी सहमत होंगी, क्योंकि कांग्रेस के बारे में भी यही कहा जाता है और आम आदमी पार्टी के बारे में भी यही कहा जाता है। आज जब हजारों लाखों हिंदू मौत के कगार पर हैं, जितने लोग इस समय हॉस्पिटल्स में हैं, आप संख्या देखिए कि उनमें हिंदू की संख्या कितनी है। तो क्या उमा जी आप कुंभ को हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देख रही थी? क्या आपकी पार्टी इसी से जोड़कर देख रही थी? हम लोग बिल्कुल किसी चीज को जोड़कर नहीं देखते, लेकिन जमातियों के बारे में जो बीजेपी ने प्रोपेगेंडा पिछले साल किया, आप उसको नकार नहीं सकते। इस तरह से कर दिया कि कोरोना जो है वो कोरोना जिहाद के नाम से मतलब टीवी पर आ रहा था, कोरोना जिहाद कि मुस्लिम कोरोना फैला रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आप बीजेपी के नेताओं से कि आज जो अस्पतालों में जो हाहाकार मचा हुआ, जो चिताएं पूरे देश में जल रही हैं, वो किन की है? वो हिंदुओं की हैं या मुसलमानों की हैं? इस तरह के मतलब कोरोना के टाइम में भी जिस तरह की घटिया राजनीति बीजेपी ने पिछले साल से शुरू करी, मैं समझती हूँ हमारे लोकतंत्र के लिए धब्बा है। अगर कोई जमाती भी वहां पर फंसे थे या कुंभ में भी लोग फंसे हुए थे तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो बीजेपी ने पूरे आपके कहने का मतलब ये आवाज उठाते हैं तो हमें मुस्लिम वाली पार्टी करार दे दिया जाता है। खैर, आपके पास लौटूंगी, मैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर प्रतिमा जी, उस वक्त विपक्ष कहाँ था जब कुंभ चल रहा था? कई हजार साधु संत कोरोना संक्रमित हो रहे थे, क्या इसके लिए आप लोगों को अपोज नहीं करना चाहिए था? देखिए फातिमा जी, बहुत आपने सही बात करी है, सवाल बहुत सही है, क्योंकि मैं इसका जवाब देना उचित समझती हूँ कि आपको क्या ऐसा लगता है कि विपक्ष ने आवाज नहीं उठाई? और आप समझिए, आप जो देश का आज माहौल है प्रदेश में या देश में की बात करें, पिछले 6.5 सालों में या 4.5 सालों में किस तरीके से विपक्षी नेताओं को या किस तरीके से विपक्ष के लोगों के किसी भी जितने भी हम सजेशन देते हैं या जो भी हम दरख्वास्त करते हैं, हमारी कोई भी दरख्वास्त, कोई भी सजेशन नहीं माने जाते। अगर देश में विपक्षी जो नेता हैं उनके सजेशन ही माने गए होते तो आज देश इस स्थिति में ना होता। हमारे खुद प्रदेश अध्यक्ष ने जब सेशन चल रहा था उस वक्त ये मांग की थी कि किसी तरीके से इसे प्रतीकात्मक रूप दे करके और बहुत कम समय में बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ साधु संतों के लिए लिमिट करके कुछ दिन में इसे खत्म कर दिया जाए। तो फिर वही बात, मैं बिल्कुल सहमत हूँ हमारी आपकी प्रवक्ता से कि देखिए, जब आप सरकार को कुछ समझाने लगते हैं तो सरकार आपको एंटी हिंदू के तौर पे पोर्ट्रे करके खड़ी कर देती है। यानी आपकी भी सोच वही है जो उमा जी बोल रही है? नहीं, देखिए आप नहीं बिल्कुल, अब आप समझिए, आप शायद गलत तरीके से, मैं बता रही हूँ, शायद गलत तरीके से पोर्ट्रे हो गई ये बात। आप समझिए, महाकुंभ मैंने पहले भी और हर डिबेट में ये बात बोली है कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी और हर हिंदू ये चाहता है कि हर हिंदू जो है आस्था के संगम में डुबकी लगाए। बट क्या ये आस्था के संगम में डुबकी हजारों करोड़ों लोगों की जान की बाजी को लगा करके लगाने देना चाहिए था? आप ये जो आपकी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुव्यवस्थित नहीं थी। आपके मुख्यमंत्री TSR 1 ने पहले असमंजस फैला दिया लोगों के बीच में कि निगेटिव रिपोर्ट लेके आना है। TSR 2 कह देते हैं कि निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, सबका स्वागत है, सब आइए। फिर चीफ सेक्रेटरी को आकर के खुद इंटरव्यू करना पड़ता है। क्या पूरे महाकुंभ के दौरान एक भी ऐसा पोर्टल बना था जिसमें कि हरिद्वार आने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था कि वो लोग आ रहे हैं? और आप समझिए, इस महाकुंभ के होने की वजह से 1800% जो केसेस में बढ़ोतरी हुई है वो सामने है। आप समझिए, जो प्रतिमा जी 31 मार्च से
बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था सारे नियम यहाँ पर रख दिए गए हैं, अगर कोई बाहर से आ रहा है, श्रद्धालु आ रहा है, साधु आ रहे, संत आ रहे, उन्हें कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा, ये अनिवार्य था, ये सारे प्रोटोकॉल थे। नहीं था, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं था। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे दोहरा चरित्र रहा है कि वो उनका कागज पे कुछ और होते हैं और धरातल पे कुछ और होते हैं। जिस तरीके से आपको लगता है कि 35 लाख श्रद्धालु, 13 लाख श्रद्धालु हर दिन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, 35 लाख और 13 लाख श्रद्धालुओं की जो आपकी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट देखना वहां पे किसी के लिए भी पॉसिबल था? या उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट कर रखे थे? हमने उन्हें 2 सजेशन दिए। आपने कहा विपक्ष ने 2 सजेशन दिए। पहला सजेशन तो हमने ये भी उन्हें दिया था कि आप हर दिन के हिसाब से संख्या को नियंत्रित करिए। आप बता दीजिए कि सिर्फ 500 लोग या 1000 लोग इस दिन एंटर करेंगे शहर में और नेक्स्ट डे वो निकल जाएंगे, फिर दूसरे एंटर करेंगे। बस दिक्कत सिर्फ इतनी है, आप समझिए कि राजनीति आस्था पर भी हावी हो चुकी है और चुनाव भी आप समझिए। लेकिन प्रतिमा जी, कई बार ऐसा हुआ आप लोग विरोध में बैठे लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। अब बिल्कुल ये भी बात आपने सही कही। आपने अमित शाह की रैली नहीं देखी, आपने मोदी की रैली नहीं देखी, आपने तीरथ सिंह रावत जी का जो स्वागत सम्मान समारोह था वो नहीं देखा। अच्छा, जैसा बीजेपी करेगी वैसा आप भी करेंगे। आज समझिए, प्रॉब्लम से बात इस देश में ये हो चुकी है कि जितने भी नियम कानून हैं वो सिर्फ विपक्षियों के लिए हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि जनता तक सच ना पहुंचे और विपक्षी अपनी आवाज ना उठा सके। क्योंकि हम बात करेंगे जनता के भलाई की बात करेंगे, जन विरोधी जो नीतियां हैं। आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी जनता की भलाई की बात नहीं करती है। ठीक है, जवाब देने के लिए विपिन केंतुरा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं, उनका भी ओपनिंग काउंटर ले लेते हैं। स्वागत है आपका सर न्यूज़ 1 इंडिया पर। विपिन जी, सवाल इस बात का है जो अब कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है हरिद्वार में, क्या इस पर पाबंदी पहले से नहीं लग सकती थी? देखो फातिमा, सुन रहा था अपने विपक्षी प्रवक्ताओं की बातें और जिस प्रकार से वो कह रही थी कि विपक्ष को नहीं सुना गया। अभी मैं उनको बता दूं कि 4 दिन पहले ही विपक्ष के तमाम नेताओं की बैठक मुख्यमंत्री ने वर्चुअली ली और सबके सुझाव लिए हैं। देखिए, सब लोग, मैं पहले भी कुंभ के विषय में हम आपके टीवी चैनलों में बहस और चर्चा में प्रतिभाग कर चुके हैं। और देखो फातिमा, आस्था का विषय है। महाकुंभ जो है, महाकुंभ 12 वर्ष में जो है पूरा कुंभ, पूर्ण कुंभ जो है हरिद्वार में आता है। और इस कुंभ के स्नान के लिए जो सनातनी होते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो सनातनी इसका इंतजार करते हैं स्नान के लिए, उनके लिए ये कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम आस्था के साथ ज्यादा बात न करते हुए केवल इतना कहेंगे कि अभी वो कह रही थी कि नेगेटिव रिपोर्ट की बात नहीं है। आप लोग टीवी चैनल्स में भी देखते होंगे और तमाम जगहों पर जब एसओपी जारी होती है तो एसओपी में साफ साफ कहा गया था कि कुंभ में जो भी लोग बाहर से स्नान करने आएंगे अपनी नेगेटिव, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे। और उसको लेकर के जगह जगह पर जो है जितने भी लेकिन कांग्रेस का इस पर क्या कहना है? कागजों पे कुछ और, धरातल पे कुछ और है। देखिए, कांग्रेस तो देखिए फातिमा, मैं बात करूंगा कांग्रेस की। तो कांग्रेस तो पिछले वर्ष जब कोरोना वैश्विक महामारी आई थी और जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी तो कांग्रेस ने कहा था कि लॉकडाउन क्यों लगा दिया। और उसके बाद जब अनलॉक हुआ धीरे धीरे, जब पूरा विपक्ष कहने लगा कि भाई लोगों को मजदूरी भी करनी है, सब चीजें करनी है, सरकार ने सबसे सुझाव लिए, प्रत्येक मुख्यमंत्री से सुझाव लिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी की पार्टी की सरकार हो, जिस जिस राज्य में जिस जिस की सरकार है, प्रत्येक मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री जी बैठते हैं। और उस समय फिर धीरे धीरे देश को अनलॉक किया गया तो फिर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने कहा कि अनलॉक क्यों करना चाहते हो। तो कंफ्यूज तो विपक्षी दल हैं, सत्ता और सरकार कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं है। धीरे धीरे देखिए जिस प्रकार से ये कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ रही है, अब सरकार की पहली प्राथमिकता है मानवता को बचाना। सरकार की पहली प्राथमिकता अपने लोगों को ठीक से, लेकिन पहली प्राथमिकता पहले क्यों नहीं दिखी? अब क्यों पाबंदी लग रही है कुंभ पर? अब क्यों, पहले क्यों नहीं? जब हजारों की तादाद में साधु संत कोरोना संक्रमित हो गए, छोटे से राज्य में 5000 तक केस सामने आना, आप इसका मतलब समझते हैं विपिन जी? देखिए, छोटे राज्य नहीं, देखिए
जो उत्तराखंड प्रदेश है, पर हमारी फातिमा, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारा व्यवसाय जो है पर्यटन का व्यवसाय है। हमारा जो स्टेट की इकोनॉमी है पर्यटन, धर्माटन और तीर्थाटन, 3 चीजों पर टिकी हुई है। और जब होटल के लोग परेशान थे, व्यवसायी परेशान थे, सबने सरकार से गुहार लगाई कि धीरे धीरे कोरोना संक्रमण अब कम हो रहा है तो चीजों को अनलॉक किया जाए और बाहर से लोग आए, क्योंकि मैंने कहा ना हमारी इकोनॉमी इसी में है। हमारे लोग जो यहाँ से बद्रीनाथ तक और यहाँ से यमुनोत्री तक, नैनीताल, मसूरी, पूरा कॉर्बेट, जितनी भी जगह है, होटल्स है फातिमा, हमारा मेन जो दरकिनार करके व्यापारियों की सुनी जाएगी। खैर उमा जी कुछ बोलना चाह रही थी, उमा जी जवाब दीजिए। और साथ ही साथ ये सवाल है मेरा कि जब विपक्षी दल की बैठक हुई तो उस बैठक में क्या आपने सुझाव नहीं रखा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल को बता देना चाहती हूँ कि विपक्षी दलों की जो बैठक हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी को इनवाइट नहीं किया गया। मैं अब बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता भाई हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी को इनवाइट क्यों नहीं किया। अभी जो 4-6 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी को कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं थी। हमें अखबार के माध्यम से पता चला कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हमने अपने ऑफिस में पता किया कि क्या कोई सूचना, क्या कोई इन्विटेशन वहां पर आया है, तो बताया गया कि वहां पर कोई इन्विटेशन वहां पर नहीं आया है। कल से आप ही के चैनल पे एक सज्जन बैठे हुए थे बीजेपी के, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपने ऑफिस से पता करके आपको बताऊंगा कि आप लोगों को इन्विटेशन क्यों नहीं भेजा गया। तो ये सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर्वदलीय बैठक के नाम पर जो खाना पूर्ति यहाँ पर की गई, केवल कांग्रेस को, यूकेडी को बुलाकर एक खाना पूर्ति कर दी गई। क्या यहाँ पर दूसरे दल नहीं थे कि उनका भी सुझाव यहाँ पर ले लिया जाता? और दूसरी बात, रही बात ये कि हम लोग व्यापारियों का हित देख रहे हैं और दूसरी चीजों का, जब पूरे देश में इस समय भयंकर हाहाकार मचा हुआ है और सरकार मजबूर हो चुकी है लॉकडाउन लगाने के लिए, तो उस समय आप ये समझिए कि कितना व्यापारियों का नुकसान इस समय हो रहा है। हम लोग इतनी बड़ी लापरवाही कुंभ को लेकर सरकार कैसे कर सकती थी? और बात घूम फिर कर वही आती है। जो भी ये बात कहेगा कि आप इसको प्रतीकात्मक रूप से कीजिए, जैसे कांग्रेस ने बोला, हमने भी विभिन्न चैनल पे बोला कि आप इसको प्रतीकात्मक रूप से कर सकते हैं, तो उसी समय पूरा बीजेपी का जो सोशल मीडिया है वो विपक्षी पार्टियों को एंटी हिंदू बताने की जो कवायद है उनसे उसमें जुट जाता है, बुरी तरह से जुट जाता है। तो बहुत मतलब लोकतंत्र की जो स्थिति है इस समय हिंदुस्तान में वो बहुत खराब है। और आज सबसे ज्यादा मैं कहूँ कि जो शर्मनाक, आज मुझे जो सबसे ज्यादा शर्म जो मुझे महसूस हुई वो आज सुबह मैंने जब अखबार उठा कर देखा और उसमें मुझे पता चला कि न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपने मेन फ्रंट पे लिखा है, हमारी जलती हुई चिताओं की फोटो डाली है न्यूयॉर्क पोस्ट ने। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अब हमारी जलती हुई चिताओं की फोटो डाली है और उसमें मोदी जी को इसके बारे में जिम्मेदार बताया है। तो हमारा ये नहीं, पूरे देश का जो सिर है वो शर्म से झुक गया है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं पूरे देश की इस स्थिति को और पूरे विश्व में हिंदुस्तान की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो पोल खुल रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? ठीक है प्रतिमा जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कोरोना के नाम पर राजनीति हो रही है? देखिए फातिमा जी, एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है, क्योंकि ये कोरोना एक वैश्विक महामारी है और ये वैश्विक महामारी ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आप, ना ऊंचा ना नीचा किसी को देख के नहीं आ रही है। ये हर व्यक्ति, आज तो ये स्थिति हो गई है इस देश की कि जिस देश में आप समझिए 3,62,000 केसेस हर दिन आ रहे हैं और आज तो हद हो गई कि 2600 से ज्यादा की जो है 3,000 से ज्यादा लोग आपके इस देश में मरे हैं। प्रदेश की बात करूं तो 94 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और ये आप समझिए सरकारी आंकड़ा है। और जो यथास्थिति जो एक डिफरेंट सिचुएशन में कहती है आपसे कि सरकारी आंकड़ा अलग है और यथास्थिति एकदम अलग है। तो ये आज देश जो त्राहिमाम जो देश में मचा हुआ है कोरोना को लेकर के, और यहाँ पे विपिन केंथुरा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, व्यापारियों की भी बात करते हैं और कांग्रेस पे तो हमेशा उंगली उठाते हैं। आप आज प्रदेश से लेकर देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, मतलब लोग जिस देश में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता हो उस देश के लोग अगर ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं तो मेरे ख्याल जी बिल्कुल आपने सही बात की है। यहाँ पर कई ऐसी स्थिति है जो देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स नहीं है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके से यहाँ पर जिम्मेदारी को निभाए और वाकई निभा भी रही है। लेकिन सबके बीच सवाल इस बात का है, कुंभ को लेकर निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाया गया? कुंभ से कितने हजार साधु संत
कोरोना इन्फेक्टेड हुए हैं और इसकी वजह से प्रदेश में कोरोना के हालात ऐसे इस कदर बिगड़े हैं कि जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। और ऐसे में 5,000 से भी ज़्यादा केस हर 24 घंटे में निकलकर सामने आ रहे हैं। उमा जी, बस सवाल इस बात का है कि अगर कुंभ में इतनी छूट नहीं होती तो क्या उत्तराखंड में कोरोना इतना बढ़ता? वाकई में बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है। अगर इतनी बड़ी गैदरिंग लोगों की, और वो भी पूरे देश से जो लोग इकट्ठा होकर कुंभ में आ रहे थे, लगातार पूरे हिंदुस्तान के एक एक कोने से लोग वहां पर आ रहे थे, और कितने लोग उसमें इन्फेक्टेड थे। सरकार ने, मतलब सरकार की जो कोशिशें थी, मैं उसको भी नहीं कह रही हूँ, सरकार ने कोशिश की, लेकिन 35-40 लाख लोगों का एक दिन में कोरोना नेगेटिव का रिपोर्ट देखना, उनका एंटी रेपिजेंट टेस्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वहां पर भी जो लोग व्यवस्था में लगे थे वो भी इंसान थे, और इतनी बड़ी मानवीय रेले को संभाल पाना सरकार के, मतलब किसी भी सरकार के किस्से में नहीं है। चाहे उसमें मैं कहती हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार भी होती तो हम भी नहीं संभाल सकते थे इतने बड़े रेले को एक साथ। मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से कुंभ को इस बार प्रतीकात्मक रूप से किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार उसमें फेल्योर रही। ये बहुत बड़ा कारण है इस समय हमारे उत्तराखंड में। प्रतीकात्मक रूप से कुंभ करना चाहिए लेकिन सरकार फेलियर रही है। विपिन जी, जवाब दीजिए। फातिमा, अभी कुंभ की बात कर रहे हो, चलो यहाँ कुंभ पर आप बोल देते हो। दिल्ली में क्यों इतने केसेस आ रहे हैं? वहां कौन सा कुंभ था भाई? महाराष्ट्र में इतने केसेस आ रहे हैं, वहां कौन सा कुंभ था? केरल में इतने, कर्नाटक में इतने केसेस आ रहे हैं, वहां कौन सा कुंभ था? राजस्थान में केसेस आ रहे हैं, वहां कौन सा कुंभ था? पंजाब के अंदर इतने केसेस आ रहे हैं, वहां कौन सा कुंभ था? मतलब आप अदर जगह की बात करोगे तो देखिए, कोरोना वैश्विक महामारी है। इस समय फातिमा, राजनीति से ऊपर उठ करके सभी दलों को मिल करके आगे आना चाहिए। सभी दलों को देखिए, हम तो उस समय आप बात करेंगे। अभी हमारे मित्र जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो फिर कहेंगी कि मैं बात करूंगा पिछले साल लॉकडाउन की, तो पूरी सारी की सारी पार्टियां लॉकडाउन थी। और झूठ और शर्म की बात करने वाले अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा जी कह रही थी, अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कोविड केयर सेंटर है और केंद्र सरकार का है, मनीष सिसोदिया जी वहां फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, कहते हैं कि हमने क्या। इनका काम है केंद्र की चीजों को अपना बताना। अपना क्या किया? पिछले वर्ष राधा स्वामी सत्संग में किस प्रकार से केंद्र सरकार ने वहां के लोगों के लिए व्यवस्था कराई। इन्होंने केवल एक काम किया, दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां, इसीलिए वहां पर जाऊंगा। इन्होंने केवल एक काम किया कि उत्तराखंड ही नहीं, बिहार और जहां के मजदूर और जो लोग नौकरी करने के लिए दिल्ली में आए थे, उनको आनंद विहार बस अड्डे में छोड़ दिया, लावारिस बना करके छोड़ दिया। उनकी व्यवस्था तक नहीं कर पाई इनकी सरकार। और दूसरे पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं आम आदमी पार्टी के और अन्य विपक्षी दल। अरे भाई, आप अपना बताएं ना कि आपने क्या किया अपने समय पर। केंद्र की चीजों को अपना बताते हो और फिर कहते हो कि शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो दूसरे की चीजों को अपना बताते हैं। ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही है। मैं जवाब लेती उमा जी से भी और प्रतिमा जी से भी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। प्रतिमा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, उमा जी आपका भी शुक्रिया, विपिन कैंथुरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुंभ में कर्फ्यू, लेकिन सवाल इस बात का, पहले क्यों नहीं निर्णय लिया गया? इतने ज्यादा तादाद में साधु संत कोरोना इन्फेक्टेड हुए हैं, ये फैसला पहले ले लिया जाता तो ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रही न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।